अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम कैरिंग कैपेसिटी और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स को पढ़ते हैं। पहले कैरिंग कैपेसिटी को पढ़ते हैं। कैरिंग कैपेसिटी को उर्दू में ले जाने की सलाहियत बोलते हैं। इसकी डिफिनेशन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज दैट एन इकोसिस्टम कैन कैरी एंड सस्टेन कंसिडरिंग इट्स जियोग्राफी और फिजिकल फीचर्स विदाउट एनी डिग्रेडेशन। यानी एक ऐसा इकोसिस्टम जो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में स्पीशीज को ले जाने की सलाहियत और इकोसिस्टम को डिग्रेड भी ना करता हो, इसी कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। हु एक्सप्लोर्ड दिस कंसेप्ट? वैसे तो बहुत से लोगों ने कैरिंग कैपेसिटी पर काम किया है, लेकिन इनमें मशहूर दो लोग हैं। एक थॉमस रॉबर्ट माल्थस, जो इंग्लिश इकोनॉमिस्ट और डेमोग्राफर थे। दूसरा विलियम गॉडविन, जो इंग्लिश पॉलिटिकल फिलोसफर थे। ये दोनों बहुत मशहूर हैं। फैक्टर्स दैट अफेक्ट द कैरिंग कैपेसिटी। दो फैक्टर है, एक है एनवायरमेंटल फैक्टर, दूसरा है बायोलॉजिकल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर को फिजिकल फैक्टर्स भी बोलते हैं। Environmental factors that affect carrying capacity are adequate food, shelter, water, mats, deforestation, desertification, climate change, wars, diseases. If these environmental factors did not meet, the population will decrease until the resources rebounds. Biological factors: birth rate, death rate, reproduction span of a particular species. गोल क्या है कैरिंग कैपेसिटी का? How many organisms can live sustainably in a particular environment without destroying its resources? अगर हम इस फिगर को देख लें, अगर कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है तो पॉपुलेशन डिक्रीज होगी, कैरिंग कैपेसिटी कम है तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। इन सिंपल वर्ड्स, कैरिंग कैपेसिटी हैज़ इनडायरेक्ट रिलेशन विद पॉपुलेशन। अब ये कैरिंग कैपेसिटी कम है या ज़्यादा है, इसका तयन लिमिटिंग फैक्टर्स करते हैं। लिमिटिंग फैक्टर्स फूड, स्पेस एंड वाटर है। एक्सप्लेनेशन: कैरिंग कैपेसिटी से मुराद एक ऐसा इकोसिस्टम जो मुख्तलिफ स्पीशीज को मुस्तकिल तौर पर सपोर्ट करता है और एनवायरनमेंट को डिग्रेड भी न करे। एक इकोसिस्टम में खास स्पीशीज जो कई फैक्टर्स से मुतासर होते हैं, इन फैक्टर्स में एबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, वाटर एंड स्पेस शामिल है। एक इकोसिस्टम ज्यादा अरसे तक कैरिंग कैपेसिटी से तजावुज नहीं करता। जब एक खास स्पीशी की तादाद एक इकोसिस्टम में एक खास हद से बढ़ जाती है, तो वही स्पीशीज जिसकी तादाद बढ़ गई है वो मुख्तलिफ वजूहात से खुराक, पानी या दूसरी जो बुनियादी ज़रूरत है वो मैसर उनको नहीं होती, क्योंकि उनकी आबादी ज़्यादा होती है और जो रिसोर्सेज है वो कम होती है, जिसकी वजह से वो स्पीशीज डिप्लीट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा ये जो एग्रीकल्चर लैंड होती है वहाँ पर मुख्तलिफ जड़ी बूटियाँ उगती हैं। वो जड़ी बूटियाँ 1 महीने 2 महीने बाद खुद बहुत ख़त्म हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मैसर नहीं होते। जो ऑलरेडी ज़मीन में अवेलेबल होते हैं वो इसको खा लेते हैं और फिर अदर न्यूट्रिएंट्स, अदर सोर्सेस से अवेलेबल नहीं होती, जिसकी वजह से उसकी डेथ अगर हो जाती है। इस ग्राफ को अगर हम देखें तो एक्स एक्सिस पर टाइम है, वाई एक्सिस पर पॉपुलेशन है। शुरू में अगर देखें तो ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ये बहुत कम है, स्लो ग्रोथ है। स्लो ग्रोथ से मुराद ये है कि जो नेटिलिटी है, नेटिलिटी को फर्टिलिटी भी बोलते हैं, बर्थ रेट भी बोलते हैं। ये नेटिलिटी, ये फर्टिलिटी, ये बर्थ रेट जो है ये डेथ रेट यानी मोर्टेलिटी से थोड़ा ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल अगर बर्थ रेट जो है वो 15 है तो और डेथ रेट 12 है,
तो ये जो चेंज आएगी ये बहुत कम होगी, तो इसको स्लो ग्रोथ इस ग्राफ में कहा गया है। फिर एक और पॉइंट आएगा जहां फास्ट ग्रोथ रेट होगी। फास्ट ग्रोथ रेट तब होगा जब बर्थ रेट डेथ रेट से बहुत ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर बर्थ रेट 50 है और डेथ रेट 20 है तो पॉपुलेशन में इंक्रीज बहुत ज्यादा होगी और ये जो ग्रोथ रेट है ये बहुत फास्ट होगी। यानी इस फिगर में यहां से लेके यहां तक ये फास्ट ग्रोथ है। फिर स्टेबल हो जाएगी, फिर स्लो और स्लो के बाद फिर स्टेबल। स्टेबल ग्रोथ तब होगी जब डेथ रेट और ये बर्थ रेट अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो, तब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में जाएगी। और जब ये स्टेबल होगी फिर इस कंडीशन को कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। इंसान किस तरह कैरिंग कैपेसिटी पर असरअंदाज होता है? इंसान भी दूसरी स्पीशीज की तरह एक स्पीशी है और इस इकोसिस्टम का हिस्सा है, लेकिन इकोसिस्टम में मौजूद जो दूसरी स्पीशीज है इंसान इस पर हावी है। वो मतलब इंसान अपनी ज़रूरत के लिए इन स्पीशीज को इस्तेमाल करते हैं। मसलन इंसान रहने के लिए एग्रीकल्चर लैंड को बिल्डिंग में कन्वर्ट करता है, खाने के लिए एनिमल्स का शिकार करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को इंक्रीज करने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं। इस केमिकल फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इकोसिस्टम से खात्मा होता है। यानी इंसान अपने लिए प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से इकोसिस्टम में उन स्पीशीज का जिसका इस्तेमाल इंसान करते हैं उनका खात्मा होता है और इकोसिस्टम जो है वो डिग्रेड होता है। 2020 में एक एमसीक्यूज आया था कि कैरिंग कैपेसिटी मेजर्स, तो इसका सही आंसर था इकोलॉजिकल लोड। दूसरा टॉपिक है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ये एक मेजरमेंट और कम्युनिकेशन टूल है। आसान अल्फाज में इंसान जो है इसकी जिंदा रहने के लिए कुछ चीजें रिक्वायर्ड है, कुछ वसाइल जो है उसका एक खास पोर्शन रिक्वायर्ड होता है, दरकार होता है। इस खास पोर्शन को इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बोलते हैं। Ecological footprint is the amount of resources needed by a single individual to survive. Scientists have calculated the current human population's ecological footprint as equal to 1.5 Earth. यानी इंसान की ज़रूरत को पूरा करने के लिए ये जो ज़मीन है ये कम है, यानी 1.5 अर्थ होनी चाहिए थी। ज़मीन का आधा हिस्सा और भी मौजूद होना चाहिए था ताकि इंसान की ज़रूरत पूरी हो। इतनी आबादी बढ़ गई है। The amount of land you would need to support your lifestyle is called your ecological footprint. ये और कंसेप्ट है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट में। ये जी एक कंप्लीट डिफिनेशन है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को, जिसको EFB कुछ लोग कहते हैं। Measure of the demands made by a person or group of people on global natural resources. It has become one of the most widely used measure of humanity's effect upon the environment and has been used to highlight both the apparent unsustainability of current practices and the inequalities in resources consumption between and within countries. इस कंसेप्ट को प्रोफेसर विलियम रीस और डॉक्टर मैथिस वेकरनाल, इन दोनों प्रोफेसर साहिबान ने ये कंसेप्ट क्रिएट किया था। जो विलियम रीस थे ये कैनेडियन इकोलॉजिस्ट थे और जो डॉक्टर मैथिस थे ये हेड है ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क का। एक्सप्लेनेशन। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट एक मेजरिंग टूल है और ये इंसान का एनवायरनमेंट पर असर को मेजर करता है। दुनिया का एवरेज इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जो है वो 2.7 ग्लोबल हेक्टर्स पर पर्सन है और दुनिया का जो एवरेज बायो कैपेसिटी है वो 1.63 ग्लोबल हेक्टर्स पर पर्सन है। यानी
1.11 ग्लोबल हेक्टर पर पर्सन का जो एवरेज है दुनिया का, वो डेफिसिट है। ये दुनिया 1.11 ग्लोबल हेक्टर्स पर पर्सन ज्यादा है अपनी कंजम्पशन से। हाउ टू कैलकुलेट इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, इसके लिए एक फार्मूला है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इज इक्वल टू पॉपुलेशन मल्टीप्लाई विथ एफ्लुएंस मल्टीप्लाई विथ टेक्नोलॉजी। ये एफ फुटप्रिंट को रिप्रेजेंट करता है, पॉपुलेशन यानी नंबर ऑफ पीपल, पी को, एफ्लुएंस एवरेज अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच एन एवरेज पर्सन कंज्यूम्स, और ये जो टी है ये टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है, रिसोर्सेज इंटेंसिटी ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज। इस ग्राफ को अगर आप लोग देख लीजिए तो हम जो है एनर्जी कंज्यूम करते हैं, एनर्जी कंजम्पशन के साथ साथ हम वेस्ट क्रिएट करते हैं, यानी वेस्ट इस सेंस में कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन है। इसी तरह हम सेटलमेंट करते हैं, आबादकारी करते हैं, टाउन्स और सिटीज बनाते हैं, और जो वेस्ट है, वेस्ट क्या है, एग्रीकल्चर लैंड को हम खत्म कर लेते हैं, सीवरेज वाटर पोल्यूशन को जन्म दे देते हैं, ये वेस्ट हम क्रिएट करते हैं। इसी तरह हम ट्रीज काटते हैं, टिम्बर एंड पेपर। ट्रीज काटने से फॉरेस्ट का सफाया करते हैं और हम एक वेस्ट जनरेट करते हैं। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज को जन्म देती है। इसी तरह जो सी फूड है, फिश है, हम फिशिंग करते हैं और जो मेरीन इकोसिस्टम है उसको डिस्टर्ब करते हैं। इन शॉर्ट वी कंज्यूम रिसोर्सेज एंड जनरेट वेस्ट। ये यहाँ मैंने लिखा है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मेजर्स हाउ फास्ट वी कंज्यूम रिसोर्सेज एंड जनरेट वेस्ट। फिर इसको ये कंपेयर किया हुआ है कार्बन फुटप्रिंट यानी कार्बन एमिशन। क्यों? क्योंकि हम एनर्जी कंज्यूम करते हैं। इस तरह सेटलमेंट, फिर टिम्बर एंड पेपर और आखिर में सी फूड। एडवांटेजेस ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स, इसकी ये एडवांटेजेस है, एक ये सिंगल यूनिट है, दूसरा could be widely applied to various activities, तीसरा useful as a means of communication policy, चौथा this method is constantly being updated and approved by the Global Footprint Network. It is able to indicate the nature of limited natural capital. It creates credibility as a policy tool. It has an ability to analyze sustainable development of a vague concept into measurable objects. Disadvantages of ecological footprints. पहला डिसएडवांटेज ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, प्रैक्टिकल इसकी इम्प्लीकेशंस नहीं हुई है। दूसरा, इट सिंप्लीफाइज द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये इस तरह भी नहीं है कि इकोसिस्टम से हम स्पीशीज को इस तरह खत्म कर ले जिस तरह इस कंसेप्ट में बयान किया गया है। इट रिस्क्स एज हैविंग डबल काउंटिंग, मोस्ट और portraits of consumption. It does not provide clear policy guidance or it is based on assumptions. ये एक hypothetical concept है, practical नहीं है। Difference between carrying capacity and ecological footprint, ये 3 main difference है। एक ये technical term है, जबकि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जो है ये मेजरिंग टूल है। दूसरा, मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ द स्पीशीज सपोर्टेड बाय ईच यूनिट ऑफ लैंड, जबकि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जो है लैंड एरिया नीडेड टू सस्टेन अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन। और तीसरा जो है कैरिंग कैपेसिटी में वो ऑल स्पीशीज इंक्लूड है, जबकि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट में एक पर्टिकुलर स्पीशी मौजूद होती है। Guys, if you have any question, any query, write in the comment section. I will answer you. Thank you. Allah Hafiz.